मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। यानी कि मनुष्य के वैसे क्रियाकलाप, मनुष्य के वैसी एक्टिविटी जिनसे इनकम की प्राप्ति होती है क्या कहलाती है। आप लोग ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है सामाजिक क्रिया, प्राकृतिक क्रिया, आर्थिक क्रिया और राजनैतिक क्रिया। एनसीईआरटी के पहले ही पॉइंट में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि मनुष्य के वैसे क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाती है दोस्तों। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक क्रियाएं। और यदि आपको आंसर पहले से पता रहे तो हर बार की तरह इस बार भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 में आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ऐसे आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, चैप्टर 6, 7, इन सभी में हम लोग को आर्थिक क्रियाएं के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 5 में आप पढ़िएगा प्राथमिक क्रिया के बारे में, चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है द्वितीयक क्रिया के बारे में, प्राथमिक, और फिर उसके बाद तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी क्रियाएं होती है आर्थिक क्रियाएं, तो आपको याद रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिलेक्टेड टाइप प्रश्न आपको खुद लगेंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने सभी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज आपके कौन है। ऑप्शन है देखिए व्यापार, उद्योग, कृषि, सभी। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे, और हालांकि मैं इस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इस चैप्टर में आपको मेनली यही पढ़ने के लिए मिला कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती है वो डायरेक्ट रूप से नेचर पे, यानी कि पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे क्या रहती है, डिपेंड रहती है, इन्वायरमेंट पे ये निर्भर रहती है। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है इन्वायरमेंट वाला, बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन सी को किया, कृषि। तो कृषि आपके सही जवाब हो जाएंगे। कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे आपके भूमि हो गए, जल हो गया, वनस्पति और भी जो भी चीज है जैसे भवन निर्माण, ये सारी चीजें से इसका संबंध रहता है प्राथमिक क्रियाकलाप का। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें तो जैसे कृषि तो आपका एक एग्जाम्पल मिल ही गया, और एक एग्जाम्पल बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है आखेट, ले लीजिएगा। आखेट हो गया भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह जो हो गया आखेट, और भोजन संग्रह जो है वो सबसे पहला जो प्राथमिक क्रियाकलाप था वो इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। पशुचारण हो गया, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन, तो ये सब आपके प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गए, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज आपके हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, और आंसर आपको पता रहे तो जरूर कीजिएगा। हालांकि आपको पता चल चुका होगा कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को इस साल ही पूछा जा चुका है। लॉल कॉलर का संबंध है। तो अभी तो आप इस चैप्टर 5 को पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान है, आपने हेडिंग में पढ़ा कि हम लोग प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप फटाक से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ प्राथमिक क्रियाकलाप से इसका संबंध है। बट जब आपके एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखिएगा हम लोग लाल कलर का संबंध जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से दोस्तों। और लाल कलर क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक क्रियाकलाप के जो लोग होते हैं, जो संलग्न रहते हैं अपने कामों में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए मछली पकड़ना हो गया, वनों से लकड़ी काटना हो, तो ये घर से बाहर के कार्य हैं। क्या है, घर से बाहर के कार्य हैं, जिसके कारण इन्हें लॉल कॉर्नर के नाम से, लॉल कॉलर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप आपके बिल्कुल 100% सही जवाब। अगला जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है वो आपसे ही रिलेटेड है। देखिए प्रश्न है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। यानी कि जब हम लोग च्युइंगम, जिसे आप हम लोग बचपन में कहते थे चिलगम, तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को, जो हमारे मुंह में बच जाता है ना व्हाइट व्हाइट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो अवशेष बच जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है अवशेष, रबर, चिकल या गम। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, इसका कीजिए फटाफट से, अगर आपको पता है तो जरूर से जरूर कमेंट में कीजिए। तो 4 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चिकल कहते हैं। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को हम लोग चिकल कहते हैं। और बचपन में एक हम लोग को अवधारणा थी, लोग क्या सिखा देते थे, च्युइंगम जो होता है वो कुत्ते के मांस से बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। च्युइंगम जो होता है जेपोटा, जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से क्या करता है, ये बनता है। याद रखिएगा, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे तो इसे ध्यान रखना है, जेपोटा, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, और जो भी आंसर आपको याद रहे तो बताइएगा। और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोज बनाता रहूंगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स का ऑलरेडी एमसीक्यू करा दिया गया, वो भी बेस्ट एमसीक्यू। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, आपको वीडियोज भी मिल जाएगा, प्लस में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो अफ्रीका के प्रमुख पशु हैं, तो ऑप्शन है भेड़, बकरी, ऊंट या गाय या बैल।
तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जो बिटवीन टाइप प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन में अब इतना ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उसको ऑब्जेक्टिव बिटवीन से बनाना पड़ जाता है, उसकी मजबूरी हो चुकी है। कितना प्रीवियस ईयर डालेगा जी, प्रीवियस ईयर सब प्रीवियस ईयर नहीं डाल देगा तो काम थोड़ी नहीं चलेगा, तो उसको नए नए प्रश्न भी बनाने होते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरीके से बहुत लाइन बाय लाइन जितने भी एमसीक्यू बन पाते हैं उसे बनाना होता है, और मैं वही करता हूं आपके लिए। आप अगर आपको विश्वास न हो तो आप चैप्टर 5 को जाकर खोलिए एनसीईआरटी बुक को, और देखिए एक भी लाइन ऐसा है जिससे कि आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, सारे लाइन से आपको प्रश्न मिलेंगे, सारे पैराग्राफ से आपके एक दो प्रश्न मिलते जाएंगे जो प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु हैं, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर गाय बैल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं भेड़, बकरी और ऊंट, ये जो तीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये आपके सहारा एवं एशिया मरुस्थलों के हैं। जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आपका हो गया, तो सहारा एवं एशिया मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट ये सब क्या कहते हैं, पाला जाता है। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है कि इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है। चलवासी कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हम लोग पशुचारण करते हैं ना, तो चलवासी पशुचारण से संबंधित है। देखिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 आप देखिएगा जाकर, जो आपके एग्जामिनेशन में मॉडल पेपर जारी हुआ था 2021 का एग्जामिनेशन जब होने वाला था 2021 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, उससे पहले जनवरी में 4 जनवरी 3 जनवरी के आसपास मॉडल पेपर जारी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 आप जाकर देखिएगा, उस मॉडल पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ साथ क्यूज के लिए आप हमारे वेबसाइट सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पे क्यूज भी लगाया कीजिए, और वहां पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं, जितना भी पीडीएफ है ये सारी चीज आपको वहां पे फुल्ली फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है दोस्तों, देखिए लामा है, याक है, रेंडियर है, तो इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर लामा क्या होता है, याक क्या होता है, रेंडियर क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो आपका लामा है आपने तो पढ़ा कि सहारा एवं एशिया मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट पाला जाता है। लामा की मैं बात बताऊं तो लामा आपका जो होता है, और याक जो है आपका, लामा और याक ये तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में पाया जाता है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ दे सकता है। रेनडियर जो आपका है, तो रेनडियर आपका आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय में आपके पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। याक भी आपका तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। तो इनमें से सभी जो आपके हैं वो चलवासी पशुचारण से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न 7 देखिएगा, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, फटाफट से हम लोग प्रश्नों को करते चलेंगे। 7 नंबर है, इनमें किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। देखिए वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या इनमें से सभी। तो आपको मैं बता दूं जो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है वो आपके न्यूजीलैंड में भी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है, अर्जेंटीना में भी किया जाता है। जो आपने एक और देश का नाम आपने सुना होगा यूरुग्वे, यूरुग्वे का नाम आपको पता होगा, तो अगर मान लीजिए पूछ दे तो ऐसा नहीं कहिएगा कि आपने 3 ऑप्शन बताया। यूरुग्वे हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी आपका वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे नाम में ही आपका छुपा हुआ है, वाणिज्य कहने का मतलब पशुधन पालन यानी कि उससे हम लोग को पैसे कमाना। तो 7 का सही जवाब आपका इनमें से सभी हो जाएगा। दीज ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि आदिकालीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमस है, और इससे आपके एग्जामिनेशन में 100% मैं कहता हूं कि एक आध दो प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, जो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप आदिकालीन निर्वाह कृषि समझ रहे हैं, इसका जो बहुत अनेक नाम है, इसको आप झूमिंग के नाम से भी जानते हो, इसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं, लदांग के नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं, तो बहुत इसके नाम है। तो इसको आप फेमस रखिएगा और इसको हाईलाइटेड में रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि होता है वो किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसका अन्य नाम आपको मैंने बताया स्थानांतरणशील कृषि के नाम से, स्थानांतरणशील, ठीक है, तो स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और भी अनेक नाम है, हम लोग करते चलेंगे, सारे प्रश्न मैंने सेट किए हैं अच्छे तरीके से, तो आपको सारे टर्म्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या है। देखिए आ गया ना, आदिकालीन निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या है। तो पहला तो आपको स्थानांतरणशील कृषि 100% आप श्योर हो। कर्तन एवं दहन कृषि भी इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इन क्षेत्रों के जो वनस्पति होते हैं उन्हें जला दिया जाता है और उसी जली हुई राख को फिर उर्वरक के रूप में, क्या कहता है, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न यानी कि कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप कर्तन एवं
दहन कहते हो। तो कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ध्यान रखोगे आदिकालीन निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या है, तो स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि भी इसे हम लोग कहते हैं, और भी अनेक नाम है। तो सारे प्रश्न को मैंने अच्छे तरीके से सेट किया दोस्तों। बस आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इसका जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र कहां कहां में इस प्रकार की खेती की जाती है, तो आपके अफ्रीका महादेश में यानी अफ्रीका में किया जाता है, आपके दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में किया जाता है, उष्णकटिबंधीय भाग जितने हैं वहां पे किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 10 नंबर, यह भी लाजवाब प्रश्न आपके लिए। इनमें से कौन सी औजारें कर्तन एवं दहन कृषि में प्रयोग की जाती है। तो मैंने जितने भी प्रश्न हैं वो टॉपिक वाइज सिलेक्ट किया, आपको खुद लग रहा होगा। तो इनमें से कौन सी औजारें कर्तन एवं दहन कृषि के प्रयोग में लाई जाती है, में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है लकड़ी, कुदाली, फावड़ा या इनमें से सभी। तो बिल्कुल इनमें से सभी। ये जो कर्तन एवं दहन कृषि होता है इसमें ज्यादा इनकम नहीं होता है, तो इसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कुदाली का उपयोग किया जाता है, फावड़ा का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। इनमें से किस कृषि को मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है, और भारत में कहूं तो भारत के जो आपके और भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पे इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। झूमिंग भैया, झूमिंग। तो ध्यान दीजिएगा, झूमिंग के नाम से, स्थानांतरणशील कृषि के नाम से, आपके स्थानांतरणशील कृषि हो गया, आदिकालीन निर्वाह कृषि हो गया, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से किसे जाना जाता है। तो वही आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो एक बार मेरे साथ आंख को बंद करके आप लोग बोलिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि का नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। झूमिंग कृषि इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, और आपने एक नाम उसका जाना है कि स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो कितना मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से मिलेंगे। बस आपका काम है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, देखिए ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी भाग भी है आपका और आपका दक्षिणी भाग भी है। तो भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। कौन सी फसलें, तो ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, गेहूं, मटर। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं को, क्योंकि ये जो ज्वार बाजरा आप देख रहे हैं तो ज्वार बाजरा जो आपका प्रमुख रूप से दक्षिणी पश्चिमी भाग में उपजाया जाता है, भारत के सिंध गंगा के दक्षिणी भाग में। और यहाँ पर प्रश्न है पश्चिमी भाग, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर है पश्चिमी भाग और वहां पर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी पश्चिमी, तो उसमें हो जाएगा ज्वार और बाजरा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका गेहूं जो है आपका भारत के सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में आपका गेहूं जो होता है वो बहुत प्रमुख रूप में उगाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको खुद लग रहा होगा सिलेक्टेड टाइप प्रश्न है, तो किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी रखा है, तो आपको वो गिफ्ट देखकर जाना है। 13 नंबर है चावल या धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोग इसको बताइएगा। चावल और धान की खेती किससे संबंधित है भैया। ऑप्शन ए है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। मैं आपको बता दूं आपको बहुत कम ऐसे चैनल मिलेंगे जहां पे आपको टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को सिलेक्ट करके बताया जाए। और मैं आपको बताता हूं आप जितने भी बुक से पढ़ते हो, चाहे वो टारगेट है, गोल्डन है, आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उन सभी में इतना जो है डीपली आपको नहीं बताया जाता है, आपको इस तरह से नहीं दिया जाता। आप खुद पढ़ रहे हो तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको सारे वीडियोस को फॉलो करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो को आपको लंबी होगी, वीडियो में ज्यादा प्रश्न लिया गया है, ज्यादा प्रश्न इसमें। 13 है चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। तो 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से। गहन निर्वहन कृषि के बारे में भी आपको पढ़ना है, आपने एक पढ़ा स्थानांतरणशील कृषि के बारे में, और गहन निर्वहन कृषि से आपका चावल और धान की खेती संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, देखिएगा कि गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं। तो गहन निर्वाह कृषि के आपके 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला जो आपका होता है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, यानी कि जिसमें चावल की प्रधानता होती है और जिसमें चावल की प्रधानता नहीं होती। एक आपका चावल का प्रधान यानी कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा आपका हो गया चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका चावल और धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, तो गहन निर्वाह कृषि से आपका संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करोगे, चैनल पे नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक ही बार आपको कहता हूं, एक ही बात, तो आपको फॉलो करना होगा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ग्रामीण अधिवासों से दोस्तों,
कौन संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपके ग्रामीण अधिवास संबंधित है। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा ना कि प्राथमिक क्रियाकलाप का जो होता है वो संबंध किससे होता है। आप लोग अपने मन में गुनगुनाइए कि सर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का संबंध आपके कृषि से हो जाते हैं, खनन से हो जाता है आपका, तो ये सारे याद रखना है। मछली पकड़ना हो गया। 16 नंबर प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। आपने पढ़ा आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में रबड़ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन में। तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोपण कृषि। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण है। और इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपका रबड़ आ गया तो रबड़ आ गया, तो चाय आ जाएगा, कॉफी आ जाएंगे इसमें, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, ये सब आपके आ गए। कोको, रबड़, कपास, गन्ना, याद रखिएगा गन्ना हो गया। एक अनानास भी आपका हो जाता है, इसी में आ जाता है। अनानास हो गया, केला भी आपको ले लीजिए, तो केले, ये सब क्या है? बागानी है आपके। तो रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? आपके रोपण कृषि। और रोपण कृषि के एग्जांपल्स आपके हो गए चावल, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, अनाज, केले। और क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने सेम टू सेम इसी प्रश्न को कुछ अलग तरीके से सेट किया, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, आपको आसानी से पता चलेगा। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब बात आई रोपण फसल की, तो अभी मैंने आपको रटवा दिया कि चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास, ये सब आपके क्या है? तो रोपण फसल है। तो कॉफी तो रोपण फसल है भैया, गन्ना भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है। तो गेहूं आपका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं आपके बहुत सारे मिश्रित में भी आ गए, गेहूं आपका गहन निर्वहन कृषि में भी आ गया। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गेहूं आपका जो है वो रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल आपके कॉफी, गन्ना, रबड़ है। तो याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 18 नंबर। ये भी प्रश्न आपके लिए लाजवाब साबित होने वाला है। आप देखिएगा सारे प्रश्नों को, तो प्रश्न आपके लिए वही रहते हैं, आपको बस उसका आंसर कंसेप्ट वाइज देना होता है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? जो यूरोप का औपनिवेशवाद हुआ था, आपने पढ़ा यूरोप में औपनिवेशवाद, तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। जैसे वहां के बहुत सारे थे, जैसे फ्रांस वासियों ने क्या किया था? पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको लगाया था। और भी इसी तरह से ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय लगाए थे। तो वही प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो आंसर पता हो तो बताइए। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण कृषि। और रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गए, केले हो गए। तो ध्यान दीजिएगा। और फ्रांस वासियों ने क्या किया था? पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी का बागान लगाया था। किसका? कॉफी और कोको का। कॉफी और कोको आप जानते हैं ना, कोको जिससे चॉकलेट बनती है। और आपका ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय का लत लगा दिया ब्रिटेन वासियों ने। पश्चिमी जो आपके द्वीप समूह में गन्ना एवं केले का हुआ था। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल का, सबसे आपको पता है फिलीपींस नारियल के लिए प्रसिद्ध है, तो नारियल के लिए, और गन्ना भी यहाँ पर था ही फिलीपींस में। और ब्राजील में तो कॉफी बागान है भैया। और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? शायद अगला प्रश्न हमें यही देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आपको क्या मिलता है। गजब हो गया ना। देखिए 19 नंबर प्रश्न आपको यही मिल गया कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागान को 2018 में पूछा गया ना इस प्रश्न को, तो आप ध्यान दोगे। तो ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है दोस्तों? फेजेंडा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फेजेंडा। और कॉफी किसने लगाया था? तो कॉफी आपके फ्रांस वासियों ने लगाया। तो ध्यान देंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 20 नंबर कि निम्न प्रदेशों में से, निम्न कहने का मतलब नीचे, यानी कि नीचे जितने भी ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उन ऑप्शनों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? मतलब विस्तृत कॉमर्शियल जो क्रॉप आपके हैं वो कृषि कौन कौन से आपके प्रदेशों में की जाती है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र में बिल्कुल की जाती है। अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र में भी किया जाता है, यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में भी किया जाता है, उत्तरी अमेरिका के पेरियरीज क्षेत्र में भी किया जाता है। और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आस्क किया गया है, मतलब आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपके एग्जामिनेशन में नहीं दिया था, ऑप्शन में दे दिया था नहीं, और लास्ट ऑप्शन दे दिया था अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन सही होगा।
हालांकि मैंने उस प्रश्न को भी लास्ट में सेट कर दिया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 या 35 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। यूरेशिया के स्टेपीज में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, अर्जेंटीना के पंपाज में, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, न्यूजीलैंड के केटरबरी में के मैदान में सारी जो होती है आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमारे वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिए। वेबसाइट को देखिए, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। सर्च क्या करना है आपको, SOFTSTUDYAKASHKUMAR, जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं 1 आध मिनट पहले आता है 10 मिनट, वो सारे प्रश्न आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे, क्योंकि इस वेबसाइट से सारे लोग उसे अच्छे से देख पाएंगे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है दोस्तों, और मैंने आपके लिए गिफ्ट भी रखा है, तो उसे देखिएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है आपके, ऑप्शन है गेहूं, जौ, राई, मक्का। तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गेहूं जो आपका है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, देखिए मिश्रित कृषि में भी आता है आपका, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में गेहूं का बहुत प्रमुखता है जी, तो ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जौ, राई, मक्का आपको पता है ना किस में आएगा। अगला हमारा 22 है कि मिश्रित कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है? अब मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ की जाती है भाई? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी की जाती है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में भी, और यूरेशिया के कुछ भाग में भी किए जाते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। मिश्रित कृषि आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में भी, यूरेशिया के कुछ भाग में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सब आपके एग्जामिनेशन में सेंटअप में आया है, कहीं आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, देखते रहना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 23 नंबर है कि मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गेहूं, जौ, राई। आपको तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल गया था प्रश्न की, यहाँ पर देखिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य फसल है आपको गेहूं और जौ, राई, मक्का। मैंने आपको एग्जांपल उसी टाइम बता दिया। तो प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि मिश्रित कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में भी किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपको दे सकता है। मिश्रित कृषि के में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मिश्रित कृषि में हम लोग को गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल जो मेन हो जाती है, जो चारा जिससे बनता है, चारा घोटाला आपको पता है ना, तो चारे की फसल आपकी बहुत ज्यादा मेन हो जाती है मिश्रित कृषि में। तो ध्यान रखिएगा, कंदमूल जितने भी आपके फल फूल हो जाते हैं ये सब आपके मिश्रित कृषि में। अगला हमारा 24 नंबर है, इनमें से कौन वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं? वाणिज्य डेयरी कृषि के कौन हो जाएगा? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भी और कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे जगह किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र जो होगा वो भी वाणिज्य डेयरी कृषि होता है, कनाडा में भी और न्यूजीलैंड में भी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, क्वेश्चन को भी देखकर ही जाइएगा। निम्न में से कौन सी कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? निम्न में से कौन सी कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि से संबंधित है? फलों की कृषि से संबंधित है। ऑप्शन है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी कृषि। 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके सही जवाब भूमध्य सागरीय कृषि। जितने भी खट्टे पदार्थों की है वो भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएंगे। और अगला प्रश्न हमारा रहेगा भूमध्य सागर से ही है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन है अंगूर की कृषि, गेहूं की कृषि, चावल की कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो खट्टा कौन हुआ? अंगूर। तो अंगूर आपका सही है। शराब भी बनाया जाता है, मंदिरा भी बनाई जाती है विशेष प्रकार का, जिसके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो विशेषता है वो अंगूर की कृषि से जानी जाती है। तो याद रखिएगा 26 का आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। और मैं फिर आपको बता दूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑलरेडी मैंने करा दिया है। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसको क्या नाम दिया गया? तो उसी आधार पर इसको क्या नाम दिया गया है? तो ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, ट्रक फार्म जो बाजार से एक रात भर में दूरी तय कर लेता है, उसी आधार पर इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। और ट्रक कृषि के बाद ही कारखाना कृषि भी आपके इसी में आ जाते हैं। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार की कौन सी कृषि की जाती है?
सारे प्रश्न आपके लिए भी आए हैं, तो ध्यान देंगे। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त, मतलब जो उद्यान कृषि होता है उसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की कौन सी कृषि की जाती है पश्चिमी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कारखाना कृषि। आपने पढ़ा डेयरी कृषि के बारे में भी और वाणिज्य कृषि के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी भी हो सकता है, कारखाना कृषि। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही। तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहां में? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा डेनमार्क में। डेनमार्क आपका देखिए 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में कि सहकारी कृषि अधिक सफल कहां रही थी, तो डेनमार्क में। तो सारे प्रश्नों को मैंने ला दिया है, प्रत्येक किसान इसका डेनमार्क का जितना भी किसान है वो सहकारी कृषि से संबंध रखता है। और फ्रेंड्स ऊपर वाला जो प्रश्न है 28, इसमें बहुत सारे लोग डेयरी कृषि को भी टिक लगाएंगे, लेकिन देखिए उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है, पश्चिमी यूरोप में माना कि होता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है तो आप इसे कारखाना कृषि के अंतर्गत ही टिक करोगे। अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर, देखिए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया? जब आप सामूहिक कृषि को पढ़ने जाइएगा तो वहां पे लिखा रहेगा कि सोवियत संघ ने इसे क्या नाम दिया था, तो इसका नाम दिया था कोलख खोज, सॉरी क्या दिया था? कोलख खोज। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता था कि जो भी आपके अपने संसाधन होते थे वो सब एक जगह समूह के रूप में क्या करते थे, जैसे खेत हो गया, आपके पशु हो गए, ये सब को एक जगह मिलाकर लोग कृषि का कार्य करते थे। उसका बैल का उपयोग कर लिया, उसके खेत में उसने अनाज मतलब रोप दिया, मतलब बहुत सारे लोग समूह में करते थे, सामूहिक कृषि था, जिसे कहा गया कोलख खोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ये सही जवाब। 31 नंबर है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पुष्पोत्पादन, जिसे आप फ्लोरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लोरिकल्चर भी आप इसे कह सकते हो। फ्लोरिकल्चर ऑप्शन में है तो उसे भी टिक करिएगा क्योंकि फ्लोरिकल्चर ही ऑप्शन में था। अगला हमारा प्रश्न है 32, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? मैंने आपको बोला ना, मैंने इस प्रश्न को भी डाला है। तो अर्जेंटीना के पंपात क्षेत्र में होता है, यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र में होता है, उत्तरी अमेरिका के प्रियरीज क्षेत्र में होता है। तो अमेजन बेसिन आपके सही जवाब है। हालांकि इस प्रश्न को पूछा गया इसलिए मैंने डाल दिया अमेजन बेसिन, ऊपर ही मैंने इसके बारे में आपको कंसेप्ट दे भी दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 33 है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य यानी खाने वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना, कॉफी, मक्का, रबर। तो बताइएगा 33 का सही जवाब। जी बिल्कुल सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कौन खाद्य फसल है? तो मक्का आपका खाद्य फसल है। बाकी तो आपका रबर, कॉफी, गन्ना क्या है? तो पेय फसल है। अगला हमारा प्रश्न है 34। देखिए मैंने बोला था आपको कि मैंने उन सभी प्रश्नों को भी डाला है, रोपण कृषि का जो एग्जांपल है उसे मैंने एक और तरीके से, तो यही आपके लिए गिफ्ट था। इस वीडियो का गिफ्ट आपका यही था कि आपको इस तरह से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे कि चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है साथियों? तो किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है भाई? तो ऑप्शन बी रोपण कृषि के उदाहरण है। आंख मूंदिए, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा हो आपको सारे प्रश्न याद भी हो गए होंगे। 35 है कि मानव का सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि आखेट एवं भोजन संग्रह जो था वो मानव का सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप था। तो चैप्टर 5 में हम लोगों को प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पढ़ना था और हम लोगों ने चैप्टर 5 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को मैंने कराया। दोस्तों एक वीडियो अगर एक बार में आपको नहीं याद हो तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। आपके पास फास्ट मोड करने का ऑप्शन भी रहता है, तो यूट्यूब में फास्ट मोड करने का ऑप्शन भी है, तो आप फास्ट कर दीजिएगा। फास्ट मोड में वीडियो को 2x पर या 1.75x पर आप देख लीजिएगा। मैं तो इसी देखता हूं, तो आपके क्या हो जाएंगे, आप दोबारा इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना हुआ तो टेलीग्राम सबसे अच्छा है आपके लिए, वेबसाइट को जुड़िएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से आपका कौन द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस है मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं और द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वे सारी कार्य आते हैं जो आपके प्रकृति से यानी नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके कृषि हो गए, मछली पकड़ना हो गया, आखेटन हो गया। तो ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आते हैं। लेकिन आप द्वितीयक में पढ़ोगे तो द्वितीयक का मतलब होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जांपल कौन है यहाँ पे? ऑप्शंस आपके हैं मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बनाना।
सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली पकड़ना जो आपका है वो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है दोस्तों, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज का उदाहरण है। और हम लोग देखें लौह प्रगलन और वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, तो ये आपके द्वितीय क्रियाकलाप हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कपास हो गया, तो कपास को अगर हम लोग तंतु में प्रयोग कर देते हैं, यानी कि कपास क्या है, कपास आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, उसी को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर तंतु में अगर परिवर्तित करते हैं तो इसका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है और तंतु से हम लोग अनेक कीमती वस्त्रों को बना सकते हैं, बहुत सारे इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो भी कार्य आते हैं उसी का यहाँ पे एक तरह से वर्क करके उसको मूल्यवान बना दिया जाता है, उसके रूप को बदल दिया जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है मछली पकड़ना। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 देखिएगा कि विनिर्माण, देखिएगा पढ़िए अच्छे से, विनिर्माण, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है, विनिर्माण जो आपका ये शब्द है ये द्वितीय क्रियाकलाप से आपका संबंधित है। इसका मतलब होता है कि हाथ से बनाना, हाथ से बनाना या लोहे व इस्पात को गढ़ना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, हाथों से बनाना। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं आपके सी, ए और बी दोनों, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनाना। हो सकता है आपने इसमें ये भी पढ़ा होगा कि इसमें यंत्रों द्वारा भी बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है, तो बिल्कुल विनिर्माण में आपके यंत्रों द्वारा भी बनाए गए सामान को सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हाथ से बनाना। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न है सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। जो विनिर्माण के आपके उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण क्लासिफाइड जो होता है वो किसके आधार पर किया जाता है। तो देखिए हम लोग दोस्तों आकार के आधार पर भी करते हैं, उत्पादन के आधार पर भी करते हैं और कच्चे मालों के आधार पर भी करते हैं। और एक और एग्जांपल्स आपके कभी कभी देते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी आपके क्या होते हैं, तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किनके किनके आधार पर किया जाता है, तो आकार के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 4 नंबर को देखेंगे। चौथा जो प्रश्न है कि कुटीर उद्योग में कौन सी वस्तुएं आती है। कुटीर कहने का मतलब होता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आएगी। ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, लघु मूर्तियां और सभी मैंने इसलिए दिया क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस में से 3 ही ऑप्शन दे और एक चेंज करे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन जो भी इसका आंसर सटीक होने वाला था मैंने उसको लिख दिया है, राइट कर दिया है। तो कुटीर उद्योग में आपके खाद्य पदार्थ में आते हैं, कपड़ा भी आता है, फर्नीचर भी और लघु मूर्तियां भी। तो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी। कुटीर उद्योग जो होता है यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो शिल्पाकार होते हैं वह स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन जीते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होते हैं, ये जो निर्माण की उद्योग की सबसे छोटी इकाई है और इसमें अपना जो शिल्पाकार होता है वो कच्चे माल का उपयोग करते हैं और इसके सारे सदस्य मिलकर ही कुटीर उद्योग में अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 5 नंबर कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं, यानी कि जो भी कच्चे माल पर आपके आधारित उद्योग होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित या इनमें से सभी। याद रखिएगा कच्चे माल पे आपके कृषि भी आधारित है, खनिज भी आधारित है, आपके रसायन भी आधारित हैं और आपके पशु भी आधारित है, वन भी आधारित है। तो वन और पशु को भी मत भूलिएगा, वन और पशु भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं, तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और रसायन आधारित उद्योग। सारे प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं। इस चैप्टर के हर एक प्रश्न को ले लिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। ऑप्शन है शक्कर, अचार, फलों का रस, इनमें से सभी। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमुख कृषि आधारित उद्योग आपके कौन से हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए शक्कर भी आपका कृषि आधारित उद्योग है, अचार भी आपका और फलों का रस भी जो आपका है ये कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमें उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है जो प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, बस उसका कुछ रूप बदल कर उसके रूप को चेंज करके उसे हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ
उसको कीमती बना देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं, वही आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत यानी सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 7 नंबर को देखिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, प्रमुख कृषि आधारित आपके बात कर ले हम लोग तो चीनी हो गया, आपके वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबर, यानी ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। 7 नंबर हमारा है कि खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। खनिज में आधारित उद्योग दोस्तों तो ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट या इनमें से सभी। तो खनिज आधारित उद्योग को दोस्तों हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका धात्विक आ जाता है, आपने क्लास 10th में धातु और अधातु के बारे में पढ़ा होगा, तो एक आपका धात्विक हो जाता है और नेक्स्ट आपका अधात्विक हो जाता है, अधात्विक। तो आप इसे याद रखिएगा। धात्विक के अंतर्गत आपके आ गए हैं जैसे लौ हो गया, जो भी आप लौ कर लीजिए, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीजें आपके धात्विक के अंतर्गत। और अधात्विक में आपके जैसे सीमेंट हो गए, चीनी मिट्टी के आपके बर्तन हो गए, ये आपके अधात्विक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग आपका ये सब है, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 8 नंबर। फटाफट से आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट भी अपना प्यारा सा एक छोड़िएगा। और 8 नंबर है कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कितने शीर्षकों में किया जाता है। जो कच्चे माल होती है, कच्चे माल पे आधारित जो उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण हम लोग कितने शीर्षकों में करते हैं। तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5। याद रखिएगा कृषि आधारित आपके पहला आपका हो जाएगा, लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कृषि आधारित। और नेक्स्ट आपका सेकेंड हम लोग बात कर ले तो खनिज आधारित। अभी जितने भी हम लोग एग्जाम्पल ऊपर पढ़े हैं खनिज आधारित आपका। थर्ड की बात करें तो रसायन आधारित। 4th नंबर की बात करें तो ये आपका वन आधारित। और 5th नंबर की बात करें तो पशु आधारित। ठीक है, तो मजा आया होगा आप लोग को याद करके भी। तो याद रखिएगा आपके पशु आधारित हो गए, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित। तो ये आपके 5 आपके कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण होता है। अगला हमारा 9 नंबर रहेगा। 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल लाजवाब सा प्रश्न है, ये तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा ही। निम्न में से कौन सी कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा कि कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि इसमें जो भी कच्चे माल होते हैं वो घर के सदस्य ही अपने उसको रूप का निर्माण करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको बनाते हैं। तो प्रश्न है कि आयातित माल का उपयोग किया जाता है। तो बात तो भैया ऑप्शन ए हमें भी लग रही है कि गलत है, क्योंकि आयातित माल का तो उपयोग नहीं होता है, कच्चे माल का ही उपयोग होता है जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन भी है परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है, परिवार के लोग ही मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं। पूंजी इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है। कैसे प्रभावित करेगी, पहले से ही बेचारे लोग गरीब हैं तो पूंजी कैसे इनको प्रभावित करेगी। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट आंसर है। डी है आपका तैयार माल स्थानीय बाजार में विक्रय किया जाता है। तो भी बात सही है। अब लोग तैयार माल को तैयार करेंगे तो कहाँ पे, बाजार में ही ना विक्रय करेंगे, तो बाजार में उनको विक्रय भी कर देते हैं। तो कुटीर उद्योग में आपका उदाहरण हो गया ऑप्शन ए आपका जो है वो नहीं रिलेटेड है, आयातित माल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप 1 रुपये का जाइएगा दुकान में तो 1 रुपये का आपका पॉकेट वाला पेप्सी मिलेगा, जो कि चिमकी जो आपको कहते हैं पॉलीथीन में आपका पैक रहता है, पेप्सी मिलता है 1 रुपये का, जिसे बच्चे आसानी से पीते हैं। तो वो सब क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। आप बड़े छोटे छोटे दुकानों में देखिएगा 1 रुपया का बहुत सारा भूतनाथ तो ये वो कुछ भी आते रहता है। तो वो सब क्या हो गया, आपका कुटीर उद्योग लोग बनाते हैं, उसे बाजार में आयातित करते हैं। तो याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 10 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। तो यानी कि लोगों को रोजगार यानी प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ उनको वर्क करने का, कार्य करने का मौका किस उद्योग में ज्यादा मिलता है। ऑप्शन है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं पहले तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा अपना कमेंट दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। तो ऑप्शन आपका 20 सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग। रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। तो जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि स्थानीय लोग रोजगार पाते हैं और उनकी आय बढ़ती है, उनकी क्रय की शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर छोटे पैमाने के उद्योग खोले जाएं तो उसमें जो भी स्थानीय लोग, अगर आपके गांव के नजदीक कोई उद्योग खोला जाए तो आपके गांव के जितने भी निवासी होंगे उसको उसमें कार्य मिल जाता है। तो बड़े पैमाने पे इसमें रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है आपके छोटे पैमाने के उद्योग में। तो कैसा लगा आपको प्रश्न बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और 11 नंबर प्रश्न को भी कीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर आधारित डिजाइन किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। कंप्यूटर आधारित डिजाइन, तो आपको जैसा नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन है, तो किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखेगा। ऑप्शन है कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र,
सूती कपड़ा का उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। तो 11 का आपका डेट्स ऑल सही आंसर आपके ऑप्शन सी, क्योंकि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से इसका रिलेशन है भैया, तो टेक्नोलॉजी आपके सही जवाब ही होंगे। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कंप्यूटर आधारित जो भी डिजाइनें होती हैं वो किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है? तो ऑप्शन सी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 12 नंबर को समझते चलिएगा अच्छे तरीके से। प्रश्न बहुत ही लाजवाब लिए गए हैं, वही प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। 12 नंबर है कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या क्या कहते हैं? पहले समझिएगा, जिन उद्योगों में वन से प्राप्त किया गया उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है, देखिए वन से हम लोग प्राप्त किए हैं तो इसका वन से हम लोग प्राप्त किए हैं तो इसका वन आधारित उद्योग ही होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग भी सही जा रहे होंगे, वन आधारित उद्योग ही कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न विनिर्माण है। विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना। तो विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? यदि आप भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसका आंसर अच्छे से लगा सकते हो कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय क्रियाकलाप से। और प्राथमिक क्रियाकलाप में लाल कलर का संबंध जो होता है, लाल कलर का संबंध आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से होता है। स्वर्ण कलर का संबंध आपका पंचम क्रियाकलाप से होता है। 14 नंबर प्रश्न है स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अगर आपको जानना है कि कौन से कॉलर कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर एक पिक भेजा है, आप जाइए उसमें उस पिक को देख लीजिए, आप आसानी से जान जाएंगे। और ऐसे भी कोई भी अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे देता हूं। और मैंने क्या देखा है कि हमारे चैनल्स पे तो बहुत ज्यादा मेंबर जुड़े, बट टेलीग्राम पे बहुत ही कम मेंबर जुड़े हुए हैं साथियों। तो मैं उनसे रिकमेंड करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां से आपके क्या होंगे, जितने भी डॉट्स होंगे, नोट्स आपके हो जाएंगे, सारे चीज आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आएगी या बिहार बोर्ड द्वारा या जो भी आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो आपको वहां पर बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक उत्पादन, कहीं भी स्थापना। तो ये भी बात है, स्वच्छंद कहने का मतलब होता है स्वच्छंद, यानी कि कहीं भी इसकी स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता ये भी आपकी आ जाती है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आपका आधारभूत उद्योग जो होता है वही कच्चे माल के उत्पादन करता है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो दैट्स ऑल, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अब देखिए, उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली रूप से होता है। किसमें होता है? तो आप पूंजीवादी, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हो तो ऑप्शन है आपका सही। इसमें पूंजीवादी में क्या हो जाता है, इंडिविजुअली होता है। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे पूंजीवादी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी कि कैपिटलिस्ट चलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि इंडिविजुअली रूप से, किसी मतलब उस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न रहेगा कि जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है? अब रूहर क्या है दोस्तों? अब आपको लगेगा कि ये रूहर वर्ड क्या है, तो मैं बता दूं ये रूहर एक जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी का ये कोयला क्षेत्र है जहां पे कोयला अत्यधिक मात्रा में निकाली जाती है, कोयला का यहाँ से खनन किया जाता है। तो जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है? तो रूहर से आपके जर्मनी में 80% जो आपके इस्पात उत्पादन किया जाता है जर्मनी के रूहर क्षेत्र से। तो रूहर क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहां में है? तो जर्मनी में लिख देगा कि रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपको याद रखना है जर्मनी में। अगला प्रश्न है हमारा 18, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो आधार प्रदान करता है आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग जो होता है, और इसे आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आधार हम लोग को प्रदान करता है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो आपके हो जाएंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग।
और इसे हम लोग भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, तो भारी उद्योग भी से आप कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 18-19 को देखिएगा कि विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण कहां पर है, जो सेंट्रलाइजेशन है, जो इसका केंद्र है वो कहां पे है। तो उत्तरी अमेरिका में भी लौह इस्पात केंद्र का केंद्रीकरण है, यूरोप में भी है, एशिया के जो हमारे एशिया महादेश है, यहाँ के जो भी विकसित देश है, इसमें भी लौह इस्पात का उद्योग का केंद्रीकरण किया गया। तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से सभी, और बिल्कुल होगा भी, और आप लोग भी इनमें से सभी को ही टिक आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही होगी सभी को। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है जंग का कटोरा। देखिएगा, जंग का कटोरा क्यों कहा गया पीटर्सबर्ग को, क्योंकि इसका महत्व जो है वो घट रहा है। धीरे धीरे लाइफ में आदमी की इंपॉर्टेंस जो होती है वो घटते जाती है। कहा जाता है कि अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी के प्यार के लिए खुद को, अपने आप को बर्बाद मत करो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, आपकी इंपॉर्टेंस कभी न कभी उस आदमी के नजर में कम होती ही जाती है। तो महत्व अब घट रहा है पीटर्सबर्ग का, इसीलिए इसे जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे कि जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग कहां में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। 21 नंबर प्रश्न है, और एक प्रश्न मैं आपसे अभी रखूंगा, तो आप लोग वीडियोस को देखिए। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम एक आपका क्षेत्र है, ये कहाँ का क्षेत्र है बर्मिंघम आपका, तो ग्रेट ब्रिटेन में है, और ये लोहा इस्पात के लिए आपका प्रसिद्ध है बर्मिंघम। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है 2021 में। और आपको ये बताना है कि एशिया महादेश में, एशिया महाद्वीप में 5 ऐसे जगहों के नाम बताने हैं, 5 ऐसे देश का आपको नाम बताना है जहां पे लौह इस्पात केंद्र आपके किए जाते हैं। तो बर्मिंघम जो है आपका वो लौह इस्पात से रिलेटेड है, और आपको बताना भी है कि 5 ऐसे आपके एशिया के देश का नाम बताना है जो कि लौह इस्पात से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप इसके लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 50 खोलकर आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लेकिन बहरहाल आपको कमेंट करना है तो करना है। अगला हमारा 22 नंबर है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में आपका कौन सा पदार्थ, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा कोको। क्या हो जाएगा, चॉकलेट में हम लोग कोको नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है चॉकलेट में। नेक्स्ट जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ किया जाता है। यानी कि जो आपके सूती वस्त्र होते हैं उनका निर्माण कारखानों में भी किया जाता है, हथकरघा मशीन पे भी, और बिजली करघा मशीन पे भी आपके सूती कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो 23 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्लियर होगा, डेट्स ऑल, आप लोगों का सारा प्रॉब्लम क्लियर। जो भी प्रश्न रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 24 नंबर है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि हमें तो इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा SOFTSTUDY। मैं सारी चीजों को अपडेट करते जा रहा हूँ, सॉफ्ट स्टडी AKASHKUMAR। तो आपको वहां से क्या होंगे, हमारे वेबसाइट से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं। या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारा ऑलरेडी चैनल चलता है, तो आप वहां से भी हमारे चैनल से जुड़कर आप इस सभी प्रश्नों को ले सकते हैं। तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा, मैनचेस्टर की बात आती ही सूती वस्त्र के लिए, तो सूती वस्त्र आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है। आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आप लोग बताइए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है आयात का मतलब। तो बिल्कुल इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब आपका निर्यात हो गया। प्रश्न हमारा कह रहा था कि अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है, तो आपके आधा, पूरे विश्व का जितना भी आपके कपास है उसका आधा जो होता है अकेला यूरोप ही आयात कर देता है। तो कैसी लगी आपको ये प्रश्न, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको टर्सरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल को फाइंड आउट करना है। आपने चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा, चैप्टर 6 आपका द्वितीय क्रियाकलाप था, और चैप्टर 7 में आपको तृतीय तथा चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है। और वहीं से मैंने पहला प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किया है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से तृतीय क्रियाकलाप का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन है आपके खेती, बुनाई, व्यापार और आखेट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार इज द राइट आंसर। व्यापार जो है आपका वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, ये जनरली सेवाओं से संबंधित रहता है, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल व्यापार, दूसरा एग्जाम्पल शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके तृतीय क्रियाकलाप के
अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा टर्सरी एक्टिविटी से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न को पूछा जाता है, और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न है कि विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक किस क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जो विकसित आपकी इकोनॉमिक होती है, उसमें जो बहुत ज्यादा संख्या में जो श्रमिक होते हैं वो किस क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं, तो सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं दोस्तों। और सेवाएं प्रदान आपके कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए तृतीय क्रियाकलाप सही आपका हो जाएगा। देखिए तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं प्रदान की जाती है, आप जो भी सेवा प्रदान कीजिए वो आपके टर्सरी एक्टिविटीज में आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है। यानी कि उत्पादन तो होता ही है, तो इसके साथ साथ क्या सम्मिलित होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको बताया गया, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि तृतीय क्रियाकलाप में हम लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी कि जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो भी प्रकृति से रिलेटेड होती है कार्य, उसको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाता है, वह आपका द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। और तृतीय क्रियाकलाप में हम लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है या हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। तो तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन। यानी कि इसका व्यवसायिक उत्पादन जो होता है वही सम्मिलित होता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कच्चे माल का प्रक्रमण तो आपको पता है कि ये प्राथमिक प्रक्रिया में होता है। ज्ञान व क्रियात्मक प्रशिक्षण ये थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न रहेगा 4 नंबर कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शंस इसमें भी वही है, देखिए व्यापार है, परिवहन, संचार और सेवाएं, इनमें से सभी। तो एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा, व्यापार भी आपके टर्सरी एक्टिविटीज हैं यानी कि तृतीय क्रियाकलाप है, परिवहन भी आपका तृतीय क्रियाकलाप है, और संचार और जो सेवाएं हैं ये भी आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, शिक्षण का कार्य हो गए, बैंकिंग हो गया, वाणिज्य हो गया, तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपके सारे एग्जांपल तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव का, वो भी बेस्ट एमसीक्यू का, तो आप जरूर से देखिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिए सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, वहां से आपको और भी हमारी वेबसाइट से सारी चीजें मिल जाएगी। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज विश्व का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा दोस्तों पर्यटन आपका है, क्योंकि पर्यटन में बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे अगर कोई पर्यटक आएगा तो पर्यटकों के लिए आवास का साधन करना है, आवास की जरूरत है, उसमें सेवा प्रदान करना है, भोजन में उसका सेवा प्रदान करना है, उसके परिवहन के लिए आपका हो गया। तो जो आपका पर्यटन होता है, पर्यटन जो है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। इसमें विशेष दुकान भी पर्यटकों के लिए खोला जाता है, बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध इसमें कराई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें अनेक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है पर्यटकों की देखरेख के लिए। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप आपका कौन सा है, पर्यटन है, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। अब टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पर पूछ दिया आपका चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में, तो ये थोड़ा सा उससे भी हाई क्वालिटी का होगा, हाई लेवल का होगा। इसका संबंध ज्ञान से होता है, जनरली इसका जो संबंध होता है आपका नॉलेज से होता है, और ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं आपको, शिक्षा जो आपका आ गया इसके अंतर्गत आ जाएगा, और शिक्षण का जो कार्य आता है, शिक्षण का जो कार्य आता है वो आपके टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। लेकिन अगर दोस्तों शिक्षा की बात करें, सूचना की बात कीजिए, शोध की बात कीजिए, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, शोध अन्वेषण, ये सब आपके चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अध्यापन, यानी कि जो भी शिक्षा का कार्य हुआ वो आपके आ गए चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। विनिर्माण जो आपका है, विनिर्माण ये आपके आ गया द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, और पुस्तकों का मुद्रण आप भी बताइएगा, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत दोस्तों, और कागज निर्माण उद्योग ये भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार
रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर आपका कौन है, यानी कि कौन सी क्रियाएं हैं जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन है प्राथमिक, तो भैया पहली बात गलत, प्राथमिक तो प्रकृति से रिलेटेड है, तो गांव देहात के लोग ही करेंगे। द्वितीयक में आपका फैक्ट्री उक्ट्री आ जाता है, तो ज्यादा फैक्ट्री नहीं है इसमें, मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में ही आपको डिस्कस किया है कि इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलती है। और आपका ऑप्शन सी है तृतीयक। तो ध्यान दीजिएगा, तृतीयक आपका ये रिलेटेड है सेवाएं से, तो सेवाएं आपके ज्यादातर प्रदान आपके किए जाते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने का कार्य आपका तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि टर्सरी सेक्टर का होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। देखिए उच्च परिणाम भी इसमें मिलेगा और उच्च अन्वेषण भी होते हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि उच्च अन्वेषण और उच्च परिणाम हो गया। अभी अन्वेषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपके अन्वेषण होते हैं, आपके जो शोध कार्य होते हैं, ये सब आपके चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में आते हैं। लेकिन यहाँ पर उच्च बात की जा रही है, उच्च की, तो ये उससे भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तो याद रखिएगा 8 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कोई विशेषज्ञ होता है, जैसे मौसम विशेषज्ञ आपके हो गए, तो ये तो हाई क्वालिफाई हो गए ना, तो विशेषज्ञ आपके आ गए। निर्णयकर्ता, कोई भी आपके निर्णय देते हैं, निर्णयकर्ता जो आपके हो गए, तो निर्णयकर्ता भी दोस्तों आपके आ जाते हैं पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत में। परामर्श आपको कोई देता है, तो परामर्शदाता भी आपके ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत, परामर्शदाता पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। नीति निर्धारक भी आपके पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है। हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ा था लाल कॉलर के बारे में, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर्ण कॉलर। तो स्वर्ण कॉलर संबंधित है आपके पंचम क्रियाकलाप से दोस्तों। तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा, पंचम क्रियाकलाप से आपका स्वर्ण कॉलर संबंधित है। और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको पिक भेज दिए हैं अच्छे तरीके से, तो आप वहां से आसानी से समझ पा सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, देखिए कि निम्न में से फुटकर व्यापार सेवाएं कौन सी है। फुटकर व्यापार सेवा, तो फुटकर व्यापार सेवा दोस्तों जो फेरी करता है, रेहड़ी करता है और ट्रक जो होती है, ये सब आपके फुटकर व्यापार सेवाएं के अंतर्गत आती है। तो ये आज का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी फुटकर व्यापार सेवा में आपके फेरी वाला हो गया, रेहड़ी हो गए, ट्रक हो गए, ये सब आपके फुटकर व्यापार सेवा में आते हैं। तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, करत करत अभ्यास पे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परते निशान। तो वही बात है, अगर आप लोग अभ्यास करते हैं और अभ्यासा अनुसरणी विद्या, अगर अभ्यास से आपकी क्या होती है, विद्या आती है, तो जिस तरह से अभ्यास कीजिएगा विद्या आपको मिलती जाएगी। और ऐसे भी सरस्वती माता खुद कहती हैं कि अगर तुम मुझसे 1 कदम भागोगे तो मैं तुमसे 4 कदम दूर चली जाऊंगी। तो 4 कदम दूर उन्हें नहीं होने देना है, उन्हें कसकर पकड़ कर रखना है, सरस्वती माता की स्तुति करना है और पढ़ते रहना है। परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। परिवहन सेवाओं को प्रभावित कौन सा कारक करता है दोस्तों, तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। जनसंख्या का आकार जो होता है वो परिवहन की सेवाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल बात है, पॉपुलेशन की जो साइज होगी, जो पॉपुलेशन का अगर इंक्रीजमेंट होगा तो आपको पता है कि परिवहन सेवाओं पे असर तो पड़ेगी ही। जैसे हमको होली दिवाली में देखिएगा ट्रेन में कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक आपका जनसंख्या का आकार भी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर को देखिएगा, जो भी प्रश्न है सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की अधिक है। 12 नंबर है कि इनमें उच्च स्तरीय सेवा कौन सी है, यानी कि उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी है। हालांकि कुछ भी सेवा हो वो सारी सेवाएं आपकी आती हैं टर्सरी एक्टिविटीज में, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। लेकिन बात की जा रही है कि इनमें उच्च स्तरीय सेवा कौन सी है। ऑप्शन है चिकित्सक, माली, धोबी या नाई। तो सबसे ज्यादा जो उच्च इसमें होगा माली, धोबी, नाई की तो बात अलग हो गई। माली, धोबी, नाई को हम लोग क्या रखेंगे निम्न स्तरीय में, तो चिकित्सक आपका क्या हो गया उच्च स्तरीय सेवा के अंतर्गत आ गए हैं। तो याद रखिएगा अभी बज रहे हैं सुबह के 2:56 और इस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि इनमें निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी है। निम्न स्तरीय सेवा कौन सी है। वीडियो आपकी सुबह आ जाएगी तो सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इनमें निम्न स्तरीय सेवा कौन सी है, तो 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी नाई हो जाएगा। नाई हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये निम्न स्तरीय सेवा, संगीतकार तो आपके उच्च में आ गए,
आपका वकील जो हो गया ये भी उच्च में। और मानसिक श्रम में, मानसिक श्रम जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो दिमाग से श्रम यानी मेहनत करते हैं, वो भी आपके उच्च स्तरीय में ही आएंगे। तो सही आंसर इसका नाई हो जाएगा, धोबी हो जाएगा। जो भी ऑप्शंस में रहेंगे उसको टिक आउट आप करोगे। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है। मुंबई में डब्बा वाली सेवाएं दी जाती है। तो प्रश्न कहता है कि जो डब्बा वाली सेवा है, बताया जाए, मैं आपको बताऊं कि 175 पर 000 आप लगा दीजिए। इतने लोगों को वहां पे, इतने उपभोक्ताओं को वहां पे ये सेवा, डब्बा वाला सेवा उपलब्ध कराया गया है। अगर डब्बा वाला सेवा के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को खोलिए और उसको रीड कीजिए, आपको अच्छे खासे वहां पे नॉलेज इसके बारे में मिल जाएंगे। तो मुंबई की डब्बा वाला सेवा को किस क्रियाकलाप का अंग माना जाता है। तो बात वही है, सेवा दिया जाता है ना, तो सेवा के अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करोगे, तृतीय क्रियाकलाप को। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर, देखिए 15 नंबर की 15 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में कार्यरत हैं। यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज में, यानी तृतीय क्रियाकलाप में संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। तो बात मैं बता दूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विकसित देशों में कौन सी एक्टिविटी ज्यादा होती है, तृतीय क्रियाकलाप ज्यादा होती है। तो इसमें इसका सही आंसर आपका सबसे ज्यादा ऑप्शन जो भी है 75% है, इसको टिक कर देंगे। 75% आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोग हैं वो सेवाओं पे कार्यरत हैं, सेवाएं देने का, सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आ रहा है ना। अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर कि निम्न में से कौन सी चीज व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। व्यापार के बजाय प्रमोद यानी कि आनंद के लिए की जाती है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन है पर्यटन। यानी कि लोग व्यापार तो करते ही हैं लेकिन इसके बजाय प्रमोद, आमोद, प्रमोद, आनंद लेने के लिए भी लोग करते हैं। तो सही आंसर आपका पर्यटन हो जाएगा। और पर्यटन आपका जो है वो विश्व का कहिए कि एक तरह से तृतीय क्रियाकलाप का सबसे बड़ा आपका एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर कब उभरा है। जैसे कई प्रदेश होते हैं जहां की पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा किया जाता है और वो अत्यंत लोकप्रिय होता है। तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है दोस्तों। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स है, वहां पे भी पर्यटकों को क्या किया जाता है, जरूरतों के सस्ते दाम पर उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है, उनको पूरा कराया जाता है उनके। तो इसके लिए क्या हो गया, अत्यंत लोकप्रिय हो गया। गोवा में लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं ना, तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग आपका। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि इनमें से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है। देखिए फिर से प्रश्न पूछ दिया कि जो क्वाटरनरी सेक्टर है आपका कौन है। ऑप्शन है सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास। तो इसका सही आंसर 18 का डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारे उच्च स्तरीय अन्वेषण है। तो इसका आंसर आपका सूचना का संग्रहण भी हो जाएगा, उत्पादन और प्रकीर्णन भी, अनुसंधान और विकास भी। तो ऑप्शन डी को करेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी आपके सही जवाब हैं सभी। अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर को देखिएगा कि 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने हजार रोगी भारत आए थे। तो मैं बता दूं 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में उपचार के लिए लगभग 55,000 रोगी यहाँ पे आए थे, 55,000 लोग यहाँ पे आए थे। तो ध्यान दीजिएगा 55,000 आपका सही आंसर है, 55,000 दोस्तों याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 को देखिए कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश कौन सा है। मतलब चिकित्सा पर्यटन में विश्व में सबसे जो अग्रणी देश है वो कौन है। तो अपना भारत ही है, वो चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश है। याद रखिएगा कौन है, तो भारत आपका चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 को देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप 21 नंबर प्रश्न तक जो लोग पहुंच चुके हैं वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में एक अजीब टाइप का कमेंट यानी कि एक अच्छा सा कमेंट करेंगे या कुछ इमोजी भेजेंगे, जिससे हमें पता चले कि आपने या 21 नंबर क्वेश्चंस का आप आंसर कर दोगे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि पता चल जाएगा कि आप 21 नंबर यानी कि लास्ट तक वीडियोस को देखते हैं। निम्न में से ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन केपीओ का कौन सा उदाहरण है। देखिए बाह्य स्रोतन केपीओ का कौन सा उदाहरण है, ये टर्म्स आपके लिए सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट रहता है। बाह्य स्रोतन तो ये ई लर्निंग आपका इसी के अंतर्गत आता है। व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आपके और भी आ जाते हैं जैसे कानूनी व्यवस्था हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर। तो बाह्य स्रोतन के अंतर्गत आपका बैंकिंग सेक्टर आते हैं, कानूनी व्यवस्था। तो सही इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखोगे। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर
कि इनमें से किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। 22 हमारा है कि इनमें से किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, किस महादेश में। तो सबसे ज्यादा आपके यूरोप महादेश में सबसे ज्यादा पर्यटक जो होते हैं वो जाते हैं। तो यूरोप आप याद रखिएगा। यूरोप में क्या है कि भूमध्य सागरीय तट है, उसके चारों ओर जो है आपके स्थान अच्छे अच्छे हैं। भारत में हमारे पश्चिमी तट पर भी लोग आते हैं, लोकप्रिय पर्यटक हैं जहाँ पे आते हैं भारत के पश्चिमी तट पे। यूरोप में भूमध्य सागरीय इलाकों में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, पर्यटक करते हैं, घूमते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में कि हेमेटाइट अयस्क 2021 में पूछा गया है कि हेमेटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइट अयस्क किसका है, किस धातु का है, तो लोहा का है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे, हेमेटाइट आपका लोहा का। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा की गई। जो वैश्विक संचार तंत्र था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम था, इसमें क्रांति किसके द्वारा की गई थी। तो 24 का ऑप्शन भी इंटरनेट के द्वारा इतनी ज्यादा क्रांति आई है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन आप किया। और रिवॉल्यूशन इस तरह का आया है कि क्या बताया जाए। इंटरनेट के माध्यम से ही आज आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी आप यूज करते हैं, यूट्यूब तो अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म है। अगर कोई मेरा फेवरेट ऐप है, फेवरेट प्लेटफॉर्म है तो वो यूट्यूब ही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय अपना यूट्यूब पे बिताता हूँ। जितना कॉपी किताब के बाद जो दूसरा नंबर पे मेरा आता है समय बिताने का जो जगह, वो मेरा यूट्यूब है। यूट्यूब में भी एजुकेशनल वीडियोस को ही देखा कीजिए, अच्छे खासे वीडियोस को देखिए, कभी कभी इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को आप देख सकते हो। तो जो आपके जहाँ पे आपको ज्ञान मिल रही है तो ज्ञान की चीजों को ही देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उनको देखिए जिससे कि आपको नॉलेज मिले। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में हमें ऑल टाइम कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। देखिए 25 नंबर प्रश्न को, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि संचार उदाहरण है किसका, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम जो भी ऑप्शन है उसका किसका हो जाएगा। तो तृतीयक का, संचार भी सेवाएं प्रदान करती है, तो तृतीयक क्रियाकलाप का आपका संचार उदाहरण है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे। लाइक